हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा 25 पर। मैं हूं आपका दोस्त उमेश शुक्ला। हम 2024 जो प्री का एग्ज़ाम एमपीपीएससी का है, उसके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक यूनिट 8 से रिलेटेड मध्य प्रदेश के करंट अफेयर संबंधित जनवरी माह का करंट अफेयर्स लाए हुए हैं। संपूर्ण जनवरी माह को कवर करेगा, जिसे हम दृष्टि आईएएस से लिए हुए हैं। अ, बहुत ही प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान है, जिसके नोट्स आपके लिए बहुत आवश्यक होंगे। इस प्रकार हम देखते हैं, ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं। तो पहला टॉपिक है सिंगरौली में भूकंप, उसी प्रकार जल महोत्सव 2023, मौसम की चरम घटनाएं और मानव जाति, दोनों राष्ट्रीय उद्यान, चीता के सावक फूट राष्ट्रीय उद्यान में चीता के सावक फूट स्ट्रीट, प्रसादम, उज्जैन। इंदौर लगातार 7वीं बार सबसे स्वच्छ शहर, अलीराजपुर में मुख्यमंत्री मेगा हेल्थ कैंप। इसी प्रकार कुछ अन्य टॉपिक हैं, जल्दी जल्दी हम निपटाने की कोशिश करेंगे कुछ समझने के लिए। जो महत्वपूर्ण होगा बताता जाऊंगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, सबसे पहला टॉपिक है सिंगरौली में भूकंप। इस प्रकार नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी एनसीएस के अनुसार मध्य प्रदेश में सिंगरौली में 3.6 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया। हाल ही में जो कि जनवरी माह से रिलेटेड है, जनवरी माह से पहले का रिलेटेड है, जिसे अ, हम देख सकते हैं कि अर्थक्वेक आया हुआ है सिंगरौली में, ऊर्जा राजधानी है मध्य प्रदेश की। और वहाँ भूकंप के कुछ हल्के झटके महसूस किए गए। हालांकि ये कुछ खास नहीं थे, हल्के महसूस किए जा सकते हैं, तो ऐसे पता नहीं चलता है। खैर, गोंडवाना प्लेट पे है और वहाँ भूकंप आना थोड़ा मुश्किल पड़ता है, किंतु सिंगरौली में दर्ज किया गया है, उत्तर भारत से संबंधित है। इस प्रकार कुछ अर्थक्वेक के बारे में है, ये आप पढ़ सकते हैं। बॉडी वेव्स, पी वेव्स, एस वेव्स, सरफेस वेव्स, लब वेव्स और अदर वेव्स, ये वेव्स के प्रकार हैं। इस प्रकार हम देखते हैं ये भूकंप जिसे हम क्या क्या अधिकेंद्र कहते हैं, हिंदी में एपिसेंटर कहते हैं। और जहाँ पे ये आता है, जहाँ सबसे पहले ये शुरू होता है, उसे फोकस कहते हैं। जहाँ पे देखा जाता है उसे एपिसेंटर बोलते हैं। इस प्रकार ये जो कि छाया क्षेत्र के रूप में ये जाना जाता है, ये जो बीच में आपको सर्कल दिख रहा है, ये 105 से लेकर 140 डिग्री के अंतर्गत होता है। और यहाँ पे मुख्यतः पी वेव, एस वेव्स आती हैं, और सबसे ऊपर एल वेव्स होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स या किसे सरफेस वेव्स भी कहते हैं, यही सबसे घातक होती हैं। और पी वेव, एस वेव्स अपनी दूरी के अनुसार ये घटती बढ़ती रहती है। जो कि एस वेव्स होती हैं वह समाप्त हो जाती हैं सेंटर तक आते, क्योंकि कहा जाता है कोर पे तरल होता है मुख्यतः। मैं कोर पे कहता हूँ, सॉरी, मेंटल पे, मेंटल के बीच में तरल मैग्मा के रूप में पाया जाता है, जहाँ पे एसबीएफ्स नहीं हो पाती हैं। ये ज्यादातर बाहर के क्षेत्र में दिखा जा सकता है, इस प्रकार हम पढ़ सकते हैं। ज्यादा अध्ययन के लिए हमें ये कहते हैं, भूकंप के बारे में जानना आवश्यक है, किंतु अभी कुछ हम जल्दी जल्दी निकलेंगे इस टॉपिक से। तो इस प्रकार हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है जल महोत्सव। जल महोत्सव जो कि 2023 में आयोजित किया गया था, जनवरी 2024 तक मध्य प्रदेश के इंदिरा सागर बांध के तट पर स्थित हनुवंतिया टेंट सिटी की मनोरम पृष्ठभूमि में आयोजित हुआ। हनुवंतिया को जानते होंगे, यानी गोवा कहा जाता है मध्य प्रदेश का। और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा इस क्षेत्र पे काफी विकास किया गया। आज हनुवंतिया एक घूमने के लिए बहुत ही अच्छा प्लेस माना जाता है। साथ ही यहाँ पे जल महोत्सव का आयोजन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य अगर हम देखा जाए तो जल को संरक्षण करना और नर्मदा नदी के महत्व को भी बतलाया जाता है। फिर आगे देखते हैं अपने कुछ बातें। मौसम की चरम घटनाएं एवं मानव क्षति। हाल ही में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी की प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में वर्ष 2023 के दौरान मौसम की चरम घटनाओं के कारण सबसे अधिक मौतें हुई हैं। मौसम के, देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है कि हालांकि आप देखते होंगे कि इतना समझ में नहीं आता मध्य प्रदेश में। खैर, मध्य प्रदेश के जो मालवा क्षेत्र है उसे सबसे उत्तम जलवायु का दर्जा भी दिया गया था। एक महान एक दार्शनिक यात्रा वृत्तांत थे पायन, उन्होंने बताया था। खैर, बढ़ते जलवायु प्रकोप और संकट के कारण, बढ़ते तापमान के कारण कुछ ऐसी घटनाएं देखी जाती हैं
जो कि मानव क्षति को दीर्घकालिक रूप में अधिक प्रभावित करती हैं। मौसम की चरम घटनाओं के कारण देखिए कुछ दिया भी गया है इस प्रकार। 2376 से अधिक लोगों की मौत के साथ आईएमडी के अनुसार 2023 वर्ष 1901 के बाद रिकॉर्ड सबसे अधिक मौत वाला वर्ष था। ये हम मेंस के आंसर राइटिंग में भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर जलवायु से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये भविष्य के विज्ञान है। और खैर आप अगर इस चीज को मेंस में लिखेंगे तो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। बाकी 2376 से अधिक लोगों की मौत एक दर्ज करना, ये सरकारी आंकड़ा है। बाकी सतह पे तो और भी इसका प्रभाव देखा जा सकता है। खैर आगे बात करते हैं। ये मध्य प्रदेश से है तो इसको बहुत महत्वपूर्ण है जानना आपके लिए। खैर विश्व स्तर पर वर्ष 2023 अक्टूबर तक वर्ष पूर्व औद्योगिक स्तर से लगभग 1.40 डिग्री सेल्सियस उच्च वैश्विक औसत तापमान के साथ रिकॉर्ड सबसे गर्म वर्ष था। देखिए जो कि 2023 अक्टूबर तक सबसे गर्म वर्ष माना गया है, और जो कि 1850 से 1900 औसत से लगभग 1.40 डिग्री सेल्सियस अधिक था। बहुत बड़ी बात होती है ये। विश्व मौसम विज्ञान संगठन डब्ल्यूएमओ द्वारा नवंबर और दिसंबर के वैश्विक औसत तापमान को ध्यान रखते हुए अंतिम आंकड़े बाद में जारी किए जाएंगे। नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं। खैर इसे अब इतना ध्यान रखिएगा कि अब आगे अगर देखा जाए तो डब्ल्यू ने पूर्वानुमान एल नीनो की घटना से 2024 में प्रमुख रूप से गर्म रहने की संभावना है। अभी आने वाली गर्म और अधिक गर्म होगी, जैसा कि आपने ठंड में भी देखा है कि ठंड इस बार थोड़ा सा लंबी खिंची हुई है। संभावना है कि गर्मी भी अधिक रहेगी। खैर इस राहत के लिए आप आवश्यक जो भी उपचार हैं उन्हें रख सकते हैं, क्योंकि जी है तो जहान है। आगे बढ़ते हैं। चीता, आप खैर जानते हैं कि मध्य प्रदेश में कुनो पाल पर एक कुनो राष्ट्रीय उद्यान में नामीबिया चीता आसा ने 3 शानदार को जन्म दिया है। कुनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के श्योपुर और कुछ जिलों में और भी है, जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अपने जन्मदिन पर इसका उद्घाटन किया गया। और ये पहले अभयारण्य के रूप में भी जाना जाता था, अब यह राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जाना जाता है। चीता, चीता 1950 के बाद भारत में कहा जाता है विलुप्त हो गया था। खैर वर्तमान में फिर से इसे पुनर्वास की योजना बनाई गई है। हालांकि कई चीतों की इसमें मृत्यु देखी गई थी। अ, लेकिन कुछ चीतों का जन्म इस प्रकार ये पहली बार होगा कि भारत की धरती पर चीतों ने जन्म लिया है, अभी 1900 विलुप्त होने के बाद, है ना। और इसका वैज्ञानिक नाम जरूर याद रखिएगा, एसिनोनिक्स जुबेट्स। ये बहुत महत्वपूर्ण है, वैज्ञानिक नाम जरूर से जरूर याद रखें, क्योंकि आगे ये आपको सहायता करेगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके अलावा कुछ चीतों के प्रकार है, ये आप इस मैगजीन में पढ़ सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। कुछ खास बातें और है, जैसे 17 सितंबर 2022 को चीतों के बाद देखभाल करने के लिए शुरू किया गया था। ठीक है, 1952 में देश में विलुप्त घोषित किया गया, जैसा अभी मैंने बताया था आपको। कुछ वन्यजीव संरक्षण परियोजनाएं चलाई जा रही हैं, इनके डेट भी याद रखिएगा, आता है प्री में। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब हुआ, प्रोजेक्ट गेंडा कब हुआ, मगरमच्छ संरक्षण परियोजना, गिद्ध परियोजना, प्रोजेक्ट रेड पांडा। जितने भी प्रोजेक्ट हैं इनको जरूर ध्यान रखिएगा, है ना। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। फूड स्ट्रीट प्रसादम उज्जैन। फसाई, फसाई को आप जानते होंगे, एफएसएसएआई भारतीय खाद्य संरक्षण एवं मानक प्राधिकरण। ये अलग अलग स्टेशन, अलग अलग प्लेसेस, अलग अलग सिटीज में जो कि उच्च क्वालिटी की गुणवत्तापूर्ण खाद्य जो रहते हैं उन्हें हम इस समय फसाई द्वारा कुछ मानक प्रदान किए, मानकों के तहत कुछ क्या कहते हैं, अगर कहा जाए कुछ ऐसे वो मानक दिए जा रहे हैं जिसके तहत उनमें इनको बढ़ावा भी दिया जाएगा, और पर्यटन के साथ ही क्वालिटी गुणवत्तापूर्ण भोजन की प्राप्ति प्रदान की जा रही है। उन स्थानों को चिन्हित किया जाता है। इसके तहत फूड स्ट्रीट फरवरी 2024 से पहले सप्ताह की पूरी तरह से चालू हो जाएगी, और परिसर में जंक फूड प्लास्टिक प्रतिबंधित है। हालांकि कुछ नहीं है, यह उज्जैन का महाकाल लोक पारंपरिक स्वस्थ भोजन और मोटे अनाज से बने व्यंजन तो महत्व बढ़ा बताया गया है। और यह शायद पहला था, देखना पड़ेगा, लेकिन हाँ इस पे ध्यान रखिएगा कि किस स्थान में, इस स्थान को यह प्रदान किया गया है ना, फूड स्ट्रीट प्रसादम उज्जैन। प्रसादम वहाँ का बहुत फेमस है उज्जैन का, है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मोटे अनाज के बारे में कुछ दिया गया है। मोटे अनाज पारंपरिक रूप से देश के संसाधन
कृषि जलवायु क्षेत्र में उगाए जाते हैं। पोषक अनाज भी कहा जाता है। गरीबों का भोजन, जैसे कि बाजरा, रागी, और ये सब मोटे अनाज में आते हैं। मोटे अनाज महत्व हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि ये उस उन क्षेत्रों में ज्यादा अधिक उपयोग लाए जाते हैं जहाँ गरीबी ज्यादा अधिक है, क्योंकि यह विषम जलवायु में भी प्राप्त किए जा सकते हैं। साथ ही इनका उपयोग हम अधिक से अधिक गुणवत्तापूर्ण और प्रोटीन युक्त भोज्य पदार्थ प्रदान करने में किया जा सकता है ना। नेक्स्ट अपन देखते हैं। अ, जैसा कि जानते ही हैं, इंदौर सफाई के मामले में दुनिया में जाना जा रहा है, और 7 स्टार अब शायद प्राप्त हो चुके हैं। लेकिन 7 स्टार नहीं, 5 स्टार से अधिक रेटिंग प्राप्त हो लगातार 7वीं बार है ना। और ये पहले 7वीं बार स्वच्छ शहर की सूची में आना बहुत बड़ी बात होती है। उसने अपनी गरिमा को बरकरार रखा है। इस बार खैर इसमें ध्यान रखिए कि सूरत के साथ सबसे स्वच्छ शहर का खिताब साझा किया है ना। भारत सरकार द्वारा आयोजित स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी मध्य प्रदेश में एक बार फिर स्वच्छता के कीर्तिमान स्थापित किए हैं। स्वच्छ भारत मिशन में राज्य की उपलब्धियां, राज्य के 100% शहरी क्षेत्रों में अपशिष्ट संग्रहण किया जा रहा है और नगरीय निकायों में मोटर चालित वाहन उपलब्ध कराए गए हैं। इन वाहनों में ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जीपीएस सिस्टम लगाए गए हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इंदौर लगातार 7वीं बार स्वच्छ आने में उसका शासन से लेके प्रशासन की भागीदारी बहुत ही महत्वपूर्ण है, साथ ही जनता की भागीदारी भी है। और एक इन भागीदारी को एक चरम एक मतलब एक स्ट्रक्चर के तहत, हम संरचना के तहत लाया जाता है, जहाँ पहले कलेक्टिंग प्रोसीजर बढ़ाई जाती है। उसके बाद वाहनों द्वारा इसे अलग अलग क्षेत्रों में कलेक्ट करके, जैसे गीला कचरा, सूखा कचरा, इलेक्ट्रॉनिक कचरा, इनको अलग अलग तरह से इसे रिसाइकल 3E 5P के तहत कार्य किया जाता है ना। और 3R और साथ ही 4R के तहत भी इसमें कार्य किया जाता है। खैर हम आगे इस पे और अच्छे से चर्चा करेंगे। खैर मेंस के आंसर राइटिंग में से लिखने में अच्छा रहता है कि इंदौर आखिरकार क्यों 7वीं बार फिर से स्वच्छ शहर शहर के रूप में जाना गया है। आगे बढ़ते हैं। अलीराजपुर में मुख्यमंत्री मेगा हेल्थ कैंप। अलीराजपुर, जैसा कि आप जानते हैं, सबसे पिछड़े राज्यों में से एक है। पिछड़े राज्यों के मतलब कि यहाँ जो कि अनुसूचित जनजाति सबसे अधिक है, और पिछड़े राज्य शिक्षा के मामले से लेकर हर क्षेत्र में यहाँ पे कम विकास देखा जाता है। इसलिए अलीराजपुर झाबुआ जैसे क्षेत्रों में अधिक ध्यान दिया जा रहा है। और इसी तरह इसमें स्वास्थ्य और शिक्षा पे विशेष ध्यान देते हुए मेगा हेल्थ कैंप लगाया गया है। शुरुआत EMRS की शुरुआत वर्ष 1997-98 में दूर दराज क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति के बच्चों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए की गई थी, ताकि वे उच्च एवं व्यावसायिक शिक्षा का लाभ उठा सकें और विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार प्राप्त कर सके। संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुदान के तहत स्कूलों के निर्माण एवं राज्य सरकारों के आवर्ती खर्च के लिए अनुदान दिया गया था। ठीक है, यह वहाँ पे मुख्यतः चालू किया गया है जहाँ पे अनुसूचित जनजाति ज्यादा अधिक है। और इसके तहत EMRS, इस पे ध्यान रखना आवश्यक है। और एकलव्य विद्यालय योजना भी चलाई जाती है। ये ध्यान रखें कि EMRS की शुरुआत जो है ना 1997-98 और दूर दराज के क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति के बच्चों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं। फिर आगे आते हैं तो चीज छूट रही, एक सेकंड। हम्म नदी जोड़ो परियोजना। नदी जोड़ो परियोजना बहुत ही महत्वपूर्ण है, मध्य प्रदेश की दृष्टि से तो और भी ज्यादा। कि आपको पता होगा कि नर्मदा क्षिप्रा सी लिंक परियोजना, है ना। उसके अलावा केन बेतवा लिंक परियोजना, कुछ ऐसी परियोजना है जो मध्य प्रदेश में ज्यादातर मध्य प्रदेश को ही ध्यान में रखकर किया गया है। मध्य प्रदेश को नदियों का मायका भी कहते हैं। और हर क्षेत्र, दूरस्थ क्षेत्रों में अगर सिंचाई से लेके जल उपलब्धता करवाना है, तो इसका सबसे अच्छा वैज्ञानिक तरीका नदी जोड़ो परियोजना ही है। मध्य प्रदेश में एक प्रमुख बांध परियोजना है ना। अब आगे अपन देखते हैं इस पे क्या क्या है महत्वपूर्ण। जांच के दायरे में आने वाली बांध परियोजना लोअर लोअर
उर बांध जो वर्ष 2019 में शुरू हुई थी, केन बेतवा नदी जोड़ परियोजना का हिस्सा है। इसको ध्यान रखिएगा, लोअर उर बांध कहाँ पे है? लोअर उर बांध के कहाँ पे? केन बेतवा नदी जोड़ परियोजना पे है। नेशनल इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर ILR का विचार है कि नदियों को आपस में जोड़ा जाना चाहिए ताकि जल की कमी मुद्दे को हल करने के लिए विशेष नदियों एवं क्षेत्रों में जल की कमी वाले क्षेत्रों में एवं नदियों को स्थानांतरित किया जा सके। मुख्यतः देखिए, बुंदेलखंड अति पिछड़े क्षेत्रों में आता है और ये सदियों से जल के संकट से जूझ रहा है। यहाँ पे अगर इस योजना का सफलतापूर्वक अगर किया गया ना, 40% से अधिक पानी उपलब्धता इस क्षेत्र में सुयोजित की जा सकती है। इस प्रकार 4 प्रमुख परियोजनाएं जिनके लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई है: केन बेतवा लिंक परियोजना, दमनगंगा पिंजल लिंक परियोजना, पार तापी नर्मदा लिंक और महानदी गोदावरी लिंक। ये 4 महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं। अगर इनको सही तरीके से लागू किया गया तो दक्षिण से लेके उत्तर तक, पूर्व से लेके पश्चिम तक जल संकट को बहुत हद तक कम किया जा सकता है। हालांकि एक रिपोर्ट के मुताबिक 2030 तक 50% से अधिक भारत की जनसंख्या जल संकट से जूझ रही होगी, है ना? इस हेतु हमें इस योजना को अच्छे से लागू करना आवश्यक है। इसे आप और ध्यान से पढ़ सकते हैं कि कहाँ कहाँ किन किन जिलों में है, मध्य प्रदेश के कितने जिले हैं, उत्तर प्रदेश के कहाँ पे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। और बौद्धन हुआ बात को मत भूलिएगा, है ना? देखिए, पुनो राष्ट्रीय उद्यान से एक और खबर आई है। यहाँ चीते की मृत्यु, कम से कम 20 चीते लाए गए थे और कई चीते इनमें से खत्म हो चुके हैं। खैर, पुनर्वास के संबंध में ये संभावना हमेशा से व्यक्त की जाती है कि कभी कभी जो जानवरों की बॉडी होती है वह जलवायु से मैच करने में और उस जहाँ जिस प्राकृतिक में उनको रखा जा रहा है वहां से मैच करने में समस्या आती है। लेकिन अगर ये अच्छा संदेश था पहले तो, कि कुछ चीतों का जन्म उसी भूमि पर हुआ है, वो एक नेचुरल रूप में उसी क्षेत्र के कहलाए जाएंगे। आगे देखते हैं कि भारत में चीते लगभग 70 वर्ष से विलुप्त थे। प्रोजेक्ट चीता देश में इस प्रजाति लाने में एक पहल है। हमने देखा था नामिबिया और साउथ अफ्रीका से कुछ चीते लाए गए थे, इन्हें फिर से बसाया गया है। इन्हें ध्यान से पढ़ेंगे अपन तो कई चीजें आ जाएंगी, PDF रहेगी टेलीग्राम ग्रुप पे, है ना? नेक्स्ट अपन देखते हैं मध्य प्रदेश सरकार को संकट। हालांकि आप लोग जानते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कई ऐसी योजनाएं चलाई जाती हैं जो कि जन कल्याण के लिए तो है, लेकिन वह कोष को भी कमी कर रही हैं। हाल ही में लाडली बहना योजना भी आपने जाना होगा। लाडली लखपति योजना चालू होने वाली कुछ दिनों में। लाडली लक्ष्मी पहले से थी, ऐसे ही कई योजनाएं हैं मध्य प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, लेकिन इनका प्रभाव सीधे सीधे कोष पर और आम जनता पर भी पड़ता है। इस प्रकार मध्य प्रदेश सरकार ने कोष संकट के कारण 370 योजनाएं रोक दी हैं। इसमें स्कूल, IT उद्योग, मेट्रो रेल, प्रधानमंत्री सड़क योजना संबंधित योजनाएं। इनमें कुछ योजनाएं इस प्रकार हैं, ये आप बाद में डिटेल से देख लीजिएगा, है ना? नेक्स्ट अपन देखते हैं बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में बाघ की मृत्यु। ये भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। जैसा कि आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ घनत्व के मामले में टाइगरों का सबसे अधिक पाया जाता है। और बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में बाघ की मृत्यु कोई नई बात नहीं है। हालांकि मध्य प्रदेश में बाघों की जहाँ संख्या ज्यादा है वहाँ बाघों की मृत्यु भी यहाँ ज्यादा देखी जाती है। पिछले साल एक रिपोर्ट के मुताबिक कई बाघ यहाँ पे मतलब पता ही नहीं चला किन कारणवश उनकी मृत्यु हो रही है। खैर, शिकार से लेकर उनके बीमारियों तक के कई कारण हो सकते हैं। इसी प्रकार मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व और BTR में एक युवा बाघ मृत पाया गया। 12 से 18 महीने की उम्र के उपवयस्क बाघ का शव BTR के धमों के रेंज में एक खाई में देखा गया था। शव परीक्षण के बाद राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण दिशा निर्देशों के अनुसार सावधान कर दिया गया। 9 जनवरी को 15 महीने से 18 महीने की उम्र के एक युवा बाघ BTR के पुंतौर रेंज में खाई में पाया गया था। ये कुछ संख्या है, कुछ चीजें हैं ध्यान देने वाली बात है कि 785 हो गई ये संख्या, है ना? NTCA है, नेशनल टाइगर काउंसिल अथॉरिटी। तो इसमें बताया गया है कि पहले नंबर पे मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बाघ हैं। कर्नाटक इसके बाद आता है 563 और उत्तराखंड 560। ठीक है, ये बांधवगढ़ के बारे में है। जो भी टाइगर रिजर्व है उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, इसे ध्यान से पढ़िएगा। डीप क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, कौन कौन सी नदियां हैं, क्या क्या हैं। नेक्स्ट देखते हैं अपन। इसके बाद भारत में दलहन उत्पादन की स्थिति।
जैसा कि आपको पता होगा, मध्य प्रदेश सदैव ही दलहन उत्पादन में अग्रणी राज्यों में रहा है। और दलहन की कई फसलों में जैसे कि चना वगैरह में मध्य प्रदेश अव्वल राज्यों से रहा है। उसी प्रकार अरहर में भी इस प्रकार कुछ चीजें हैं, जैसे मसूर में बुंदेलखंड क्षेत्र मसूर कटोरा माना जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। बुंदेलखंड क्षेत्र मसूर का कटोरा माना जाता है, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। है ना, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि लगती तो लाइट है, लेकिन जब एग्जाम में पूछी जाती है तो हमें कंफ्यूजन रहता है। इस प्रकार इनको पूरी जो पीडीएफ होती है उनको अच्छे से पढ़ना चाहिए, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है ना। चीज क्वेश्चन आते भी ऐसे हैं कि ऊपर के चीजें रहती हैं कि अपन क्वेश्चन देख के ऐसा लगे कि बहुत ईजी है, लेकिन हम उसे माइनर सी गलती के कारण हम उसे गलत कर देते हैं, क्योंकि हम उसे उन चीजों को लाइटली लेते हैं। इस प्रकार हमें इन चीजों पर ध्यान रखना चाहिए कि मसूर का कटोरा बुंदेलखंड पे माना जाता है ना। नेक्स्ट देखते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने हरी झंडी दिखाकर महाकाल के लड्डुओं को अयोध्या के लिए रवाना किया। जैसा कि आप जानते हैं, अयोध्या में रामलला जी की प्रतिष्ठापना हुई थी, है ना। और कई वर्षों बाद रामलला जी वापिस अयोध्या में मंदिर स्थापित किया गया। और जिसमें मोहन यादव जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं वो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, खुद भी गए थे, और अभी यहाँ से लड्डू वगैरह कुछ चीजें भेजी जा रही हैं, उन्हें आप देख सकते हैं। नेक्स्ट अपन चलते हैं, है ना। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 स्वच्छता में भोपाल 5वें स्थान पर है ना। तो वर्ष 2022 छठे स्थान से आगे बढ़ते हुए भोपाल अब 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में 5वें सबसे स्वच्छ शहर है। भोपाल को 5 स्टार अपशिष्ट मुक्त शहर जीएफसी रेटिंग में भी सम्मानित किया गया, जिससे यह देश राज्य की सबसे स्वच्छ राजधानी बन गया। बहुत ही महत्वपूर्ण है, सबसे स्वच्छ राजधानी पूछा जा सकता है, और कौन से स्थान पे रहा है ये भी पूछा जा सकता है। हमने टॉप 10 सिटीज ध्यान रखना। खैर इससे भी क्वेश्चन आज तक तो आया नहीं, एक आध बार पूछा गया है पहले नंबर पे कौन था, तो लिख सकते हैं। लेकिन हाँ, ध्यान रखना चाहिए टॉप 10 में, जैसे कि इंदौर है पहले नंबर पर ही, सूरत है, और फिर भोपाल 5वें नंबर पर है। तो इनको ध्यान रखिएगा, है ना। नेक्स्ट अपन सकते हैं टॉप स्टेट में, ध्यान रखिएगा महाराष्ट्र पहले पे और मध्य प्रदेश दूसरे पे है ना। और तीसरे पे छत्तीसगढ़ है, ये पूछा जा सकता है। ये कुछ चीजें हैं, मैं आप एक बार रीड जरूर करिएगा, है ना। मध्य प्रदेश के लोकायुक्त ने राज्य बोर्ड के घोटालों की जांच की। मध्य प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड लगभग 100 करोड़ रुपए की कंप्यूटर खरीदी में नियमितता के आरोप में राज्य लोकायुक्त संगठन की जांच के दायरे में है। कुछ देख लीजिएगा, ये सब चीजें कभी कभी पूछ सकता है। अ, घटनाएं हैं, घटनाओं से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। विशेषता जैसे कि लोकायुक्त की स्थापना कब हुई, और कौन सा एक्ट था 1981 का जैसे था ना। तो ये सब चीजें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाकी बहुत डिटेल में अगर आपको पढ़ना है तो एक बार लोकायुक्त को जरूर पढ़िएगा, अगर अभी वर्तमान में कौन है और कितना कार्यकाल है, इन चीजों का जरूर ध्यान रखिएगा। बाकी ये एक घटना थी, है ना। सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभागों का विलय, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे उप मुख्यमंत्री, सॉरी, हाँ, उप मुख्यमंत्री और चिकित्सा मंत्री भी है राजेंद्र शुक्ला जी, उनके द्वारा कई चिकित्सा के क्षेत्र में कार्य किए जा रहे हैं। उनमें से एक है सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभागों का विलय। ये दो विभाग थे, इन्हें एक ही बना दिया गया है। अलग अलग विभागों से थोड़ा सा समन्वय में कमी रहती है, इसे तो एक बनाने से कार्य में अधिक तेजी आती है और लाल फीताशाही से छुटकारा मिलता है। इसे इस दिशा में किया जा रहा बहुत अच्छा का प्रयास है, और आगे भी इसे जारी रखना चाहिए। खैर आप देख सकते हैं कि कौन कौन से एक्ट है, जैसे मध्य प्रदेश आयुर्वेद विश्वविद्यालय अधिनियम 2011 में संशोधन किया गया है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, आयुर्वेद विश्वविद्यालय अधिनियम कब आया था। जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम बहुत ही महत्वपूर्ण है, 1974 में ये अधिनियम रखा गया था, है ना। और ठीक है, बाकी ये जरूरी, ये वाला अधिनियम जरूर याद रखेगा, 1974 वाला। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, आप जानते ही हैं, कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में गठित की गई थी, और उसे लागू भी कर दिया गया। मध्य प्रदेश लागू करने वाले अग्रणी राज्यों में से एक है ना, अग्रणी राज्य हैं, यही कह सकते हैं। और बहुत ही अच्छी पॉलिसी है। विश्व की सबसे बड़ी डायनासोर हेचरी में से एक का खुलासा। देखिए आप जानते हैं कि धार धार में क्या है, जीवा
बिहार में क्या है? डायनासोर के अंडों को क्या बनाया गया है? क्या बनाया गया है? वहां पे बनाया गया है राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है। उसी के अंतर्गत धार में इन अंडों को जो कि संरक्षित भी किया गया है। जैसे हालिया खुद धार के लमेटा में की गई प्रगतियों की टीम ने 92 डायनासोर घोंसले शाकाहारी डायनासोर 256 जीवाश्म अंडे की खोज की। प्रत्येक के क्लच में एक बांस के अंडे थे जो लगभग 66 मिलियन वर्ष पहले के थे। तो चीजें हैं, पढ़ लीजिएगा। एक तो ये है कि इस क्षेत्र में डायनासोर की भरमार थी, है ना, धार वाले क्षेत्र में। और आगे अगर अपन देखते हैं लमेटा सेल समूह, ये जरूर याद रखिए कि लमेटा सेल समूह किससे संबंधित और क्या पाया गया। ये महत्वपूर्ण है ना, लमेटा सेल समूह क्या है बाहर में, जो कि यहाँ पे डायनासोर के अंडे पाए गए हैं ना। और देखिए जैसे लिखा लमेटा सेल समूह इंफ्राटैपियन बेड के रूप में भी जाना जाता है। ये भूवैज्ञानिक संरचना है जो दक्कन ट्रैप से जुड़े मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। ये ध्यान रखने वाली बात है कि ये आखिरकार है क्या, इंफ्राटैपियन बेड के रूप में जाना जाता है। कौन सा? लमेटा सेल समूह। कौन सा? लमेटा सेल समूह। एक लमेटा घाट भी है, जबलपुर में है, वो भी ध्यान रखिए कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में शामिल किया गया था बीच में, है ना। और इसी प्रकार हम इसे अंतिम करते हैं। जनवरी माह का ये कुछ खास बातें थी, आगे और भी होंगी तो हम चर्चा करेंगे। और यह दृष्टि की जो मैगजीन है उसकी वो कंप्लीट होती है ना। धन्यवाद।